नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में और इसका क्या प्रोग्रेस है इसके बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो ओमिक्रॉन के बारे में ऑलरेडी बताया था, जिसके बारे में उसकी पूरी डिटेल्स है। लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होंगे यहाँ पे। तो अब आज हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि ओमिक्रॉन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ज़्यादातर केसेस हमें ओमिक्रॉन की देखने को मिल रही है। एक क्लिपिंग मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स का है, एक दो दिन पहले ही छपा था और मेरी नज़र में आया था, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट रखा था। इसमें लिखा है कुछ कि 1 मिलियन केसेस हमें अमेरिका के अंदर ओमिक्रॉन की वजह से देखने को मिल रहे हैं और इतने ज़्यादा केसेस है कि पूरे हॉस्पिटल अमेरिका में फुल चल रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है और वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें अभी देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि आप अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं, आप इंडिया की बात करो। इंडिया में तो कोरोना है ही नहीं। तो इंडिया के भी आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। कल हमें लगभग 1,68,000 नए कोरोना के केसेस देखने को मिले, जिसमें से लगभग 4,500 केसेस हमें ओमिक्रॉन के कंफर्म देखने को मिले और 277 लोगों की मौत हो गई। इसके पहले परसों की अगर बात करें तो 1,80,000 कोरोना के नए केसेस हमें भारत के अंदर देखने को मिले थे। इसी तरह अगर हम देखते जाए तो अब रोज़ के 1,00,000 1,50,000 से ज़्यादा केसेस हमें कोरोना के इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब हमारी आदत यह है कि हम हर चीज़ में डिटेल ढूंढते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको क्लिपिंग बताई थी, उसी में एक डिटेल थी ट्रेड में ये थी कि पिछले वेरिएंट के मुकाबले कोरोना की वजह से इतने ज़्यादा एडमिशन इस साल हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इतने ज़्यादा एडमिशन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एडमिशन्स होंगी। ये नहीं लिखा है कि एडमिशन्स नहीं होंगी। तो आपको खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये भूल चुके हैं कि कुछ महीना पहले तक ही हम ऑक्सीजन की किल्लत से त्राही त्राही हो चुके थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसी कंडीशन आई थी कि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। बहुत ज़्यादा लोगों की इस स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मौत हमें सेकेंड वेव के अंदर देखने को मिली है। और आज की कंडीशन ये है कि हमने ऑलरेडी हमारे दिमाग में ये घोषित कर लिया है कि ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है और ओमिक्रॉन माइल्ड वेरिएंट है। ओमिक्रॉन से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है और अच्छी तरह से ये निपट जाए। और ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग भी सीरियस हमें देखने को मिल नहीं रहे हैं। जो कोरोना के बचावात्मक उपाय है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना, ये सभी जो फॉलो कर रहे थे हम सेकेंड वेव तक के, वो इस वेव में इतने ज़्यादा केसेस होने के बावजूद भी हम फॉलो करते हुए देखने को नहीं मिल रहे और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस इस केस में हमें देखने को नहीं मिल रहे। शायद एक कारण ये भी हो कि अभी आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है और चुनावी रैलियों में तो गर्दी हाय तौबा की तरह हमें देखने को मिल रही है। वहाँ पे कोई हमें कोरोना देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि हमने सेकेंड वेव के दौरान बंगाल के अंदर देखा था। इसी तरह का नज़ारा कुछ अभी इस साल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। वैक्सीन की बात कर लेते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, वैक्सीन लेने के बाद में भी हमें कोरोना का इन्फेक्शन होता है, और ये सच भी है। वहीं कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी है जिन्होंने ऑलरेडी एक बूस्टर दे दिया है, जैसे कि कनाडा है, इजराइल है। ये कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने एक बूस्टर दे दिया है और अब वो सेकंड बूस्टर की बात कर रहे हैं। यूके में तो थर्ड बूस्टर की भी बात हो रही है। एडल्ट्स के अंदर उन्होंने सेकंड बूस्टर भी दे दिया है, अब वो थर्ड बूस्टर के बारे में सोच रहे हैं। तो ये इतना स्टार्क कंपैरिजन क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन का कोई खास इफेक्ट नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि बूस्टर हमें लेना चाहिए, बूस्टर से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो एक मैं खुद का अनुभव बताता हूँ। सेकेंड वेव के दौरान मैं भी बहुत ज़्यादा वैक्सीन के फेवर में नहीं था, वैक्सीन लेना नहीं चाहता था। और एक मन में विचार होता है कि हम तो रोज़ पेशेंट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपोज हुआ ही होगा कोरोना और हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो ही गई होंगी। कहीं कोई साइंटिफिक कंफर्मेशन किया नहीं था और इसी तरह केयरलेसली हम सेकेंड वेव में सर्विसेज देते रहे और ऐसा मानते रहे कि हमारे कोरोना का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो गए। लेकिन जब कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, जब सीटी स्कैन के अंदर कोरोना का इन्फेक्शन लंग के अंदर दिखा, स्पॉट दिखा, और उसके बाद में जो कमज़ोरी हुई, जो खांसी हुई, जो सांस लेने में तकलीफ हुई, उसके बाद अकल आई कि ये बीमारी क्या है और कितना सीवियर रूप धारण कर सकती है। हम माइल्ड सोच के कि 100 में से 2% 1.5% इसकी डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी रेट है, इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। इस तरह का केयरलेस एटीट्यूड लेके कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। देर आए खुद पे भुगते, तब समझ में आया और तब से वैक्सीन का मैं सपोर्ट करता हूँ। इसलिए भी करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इसके फेवर में बोलते हैं।
वैक्सीन लेने से ये बात सच है कि कोरोना का इन्फेक्शन होगा ही नहीं, ये नहीं है। जैसा कि हमने होम्योपैथी में कहा था कि आर्सेनिक लेने के बाद में कोरोना का इन्फेक्शन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी जो होती है सिम्टम्स की, इन्फेक्शन की, वो कम होती है। हॉस्पिटल एडमिशन के चांसेस हमें बूस्टर डोज के बाद में कम देखने को मिलते हैं। तो वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, इसमें भी कोई हमें दुष्प्रभाव इसका देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ लोगों के अंदर इसकी वजह से हमें इम्यूनिटी अच्छी होती हुई देखने को मिली और अच्छे इफेक्ट देखने को मिले। कोरोना को लेके भारत की जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड कंट्री हैं। और दूसरा, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि इतने ज़्यादा लोगों को साथ में लेकर चलना एक रास्ते में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। ऐसे में सब ने कोऑपरेट करके इससे लड़े तो अच्छा रहेगा। चाइना में तो डिक्टेटरशिप है, चाइना का ही उदाहरण लेता हूँ। चाइना में 1 फरवरी से नया साल चाइनीज़ न्यू ईयर शुरू होने वाला है और उसके अलावा विंटर ओलंपिक्स की तैयारी भी वहाँ ज़ोरों से है। ऐसे में चाइना ने नो कोविड पॉलिसी अपनाई है, लेकिन तियानजिन शहर के अंदर वहाँ पे 20 नए केसेस 4 दिन पहले देखने को मिले। अभी शायद 92 कंफर्म केसेस वहाँ हमें देखने को मिले और उसमें से 2 हमें ओमिक्रॉन की वेरिएंट जो थे वो कंफर्म देखने को मिले। तो चाइना ने 1 करोड़ 48 लाख लोगों का कोरोना की जांच 48 घंटे के अंदर कंप्लीट करने का मंसूबा बनाया और इसके ऊपर तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। और तब तक के हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को उसके घर के अंदर रहने की सलाह दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी अगर आपको जाना है तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर ही जाना पॉसिबल था। इस तरह की तैयारी चाइना ने की थी और इतनी लार्ज स्क्रीनिंग चाइना के अंदर हुई थी जो शायद इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। स्क्रीनिंग करना चाहे भी गवर्नमेंट, तो कितना नागरिक, कितने हम सिटीजन्स उसे सपोर्ट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर कम्युनिटी पूरी तरह से कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करती है तो मैं अकेला फॉलो करके भी कितना फॉलो कर लूँगा, इसके बारे में भी मुझे आशंका है। क्योंकि मैं जिस पेशेंट को एक्सपोज हो रहा हूँ वो कहाँ घूम के आया है, वो कहाँ पे जाके आया है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा। तो ऐसे में मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल करना गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब करेंगी ये गवर्नमेंट्स को ही पता है, प्रादेशिक राज्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कब ये डिसाइड करेंगी और कब हमारे फेवर में कोई डिसीजन लेंगी। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमें सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो वैक्सीन लीजिए। अगर आप होम्योपैथी दवाई लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी भी ट्राई कीजिए, होम्योपैथी की भी अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिले। लेकिन प्लीज़ इस इन्फेक्शन को हल्के में रखिए। आई होप मैंने जो यहाँ पे जानकारी दी आप सभी को पसंद आई होंगी। आप सभी से अनुरोध है कि एक किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर खुद के पास सेव कर ले और अगर कोई गड़बड़ हो तो उसका सुझाव ज़रूर लें और उसके हिसाब से काम कीजिए। चलता हूँ, बाय।